अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग लाहौर और मैं आपकी होस्ट जन्नत जमशेद आपके सामने हाजिर हूं। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूं कि आप खुश होंगे, हेल्दी होंगे एंड पुर उम्मीद होंगे। नाजरीन, आज वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अपने टॉपिक की जानिब आऊंगी। आज हम सीरियस टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ पे कि शुगर क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में तेज़ रफ्तारी से फैलने वाली बीमारी अब शुगर बन चुकी है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में हर घर में आपको एक या दो फर्द ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो कि शुगर के मरज़ में मुब्तला हैं। अगर मैं शुगर की बात करूं तो शुगर बेसिकली होती क्यों है? अगर इंसानी जिस्म में ग्लूकोज के मुकाबले में इंसुलिन बनना बंद हो जाए या फिर कम बने तो इंसान शुगर जैसे मरज़ में मुब्तला हो सकता है। पाकिस्तान में 26% पाकिस्तानी ज़ियाबतीस में मुब्तला हैं। ये वो तमाम अनासिर हैं कि जो अवाम है वो शुगर के मरज़ में मुब्तला हो रही है, लेकिन जो मेन पॉइंट, जो मेन एलिमेंट है वो डाइट का कहा जाता है कि क्या मुनासिब डाइट होने की वजह से अवाम शुगर में मुब्तला हो रहे हैं। आज हम इसी पर ही बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि बहुत से लोगों को तो मालूम होता ही नहीं कि वो शुगर जैसे मरज़ में मुब्तला हैं, और अगर किसी को पता हो भी कि वो शुगर जैसे मरज़ में मुब्तला हैं लेकिन वो अपनी खुराक में, अपनी डाइट में लापरवाही बरतते हैं, जिसकी वजह से वो शुगर के साथ साथ दीगर बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, जैसे कि गुर्दों की बीमारी में, आंखों की बीमारी में भी मुब्तला हो सकते हैं। तो अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाई चलती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुसैन अहमद खाकान, जो कि प्रोफेसर भी हैं और आई सर्जन भी हैं। डॉक्टर साहिब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि अगर कोई भी इंसान शुगर जैसे मरज़ में मुब्तला है तो उसे किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं तूबा इदरीस, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तूबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा, मैंने आज वक्त ज़ाया नहीं किया, उस तरह से आवाम को मैंने गुड मॉर्निंग नहीं कहा, ये नहीं कहा कि सुबह उठ के क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सीरियस टॉपिक है। शुगर एक ऐसा मरज़ है जिसका इलाज नहीं है। आप एहतियात करके ही शुगर से बच सकते हैं। सबसे पहले तो नाजरीन को समझा दीजिए कि डायबिटीज़ बेसिकली है क्या। अच्छा, इस तरह है कि जो शुगर है वो बेसिकली जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार का बढ़ जाना है, ठीक है। और इसकी दो तरह की इकसाम है, जो टाइप 1 डायबिटीज़ है और टाइप 2 डायबिटीज़ है। आम आवाम के समझने के लिए आसान ज़ुबान में जो टाइप 1 है वो जो है वो नौजवान लोगों को होती है, मीन छोटी उम्र के बच्चों में या नौजवान लोगों को, जो टाइप 1 है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो बड़ी उम्र के लोगों में होती है। अच्छा। ठीक हो गया। अब समझने की 30 अबव हो सकते हैं, मीन वो दैट इज अबाउट 50 अबव। अच्छा, 50 अबव। तो उसमें समझने वाली बात यह है कि आया जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो ज़्यादा ख़तरनाक है या टाइप 2 डायबिटीज़ है, और इनके असरात आंखों पे क्या हो सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान में 26% लोगों में डायबिटीज़ है, तो ये वो लोग हैं जिनको डायबिटीज़ डायग्नोज, तशखीस हो चुकी है। और हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है जो 40-50 एज के बाद होती है, उन्हें उनका पता ही नहीं है। हाँ। वो अमूमन आई सर्जन के पास रजू करते हैं और वो आंखों की बिनाई की कमी की वजह से रजू करते हैं। तो जब पर्दा बसारत का माहिर मीन रेटिनल सर्जन उसके आंख के पर्दे को देखता है तो उसमें शुगर की वजह से वो असरात आ चुके होते हैं। अच्छा। जो अमूमन नॉर्मल शुगर कंट्रोल करने वाले इंसान में 30 साल के बाद आने चाहिए। तो उसको पहली दफ़ा पता ही तब चलता है कि मुझे शुगर है जब वो अपनी आंखों की बिनाई की कमी की वजह से वो आई सर्जन के पास रजू करता है। बसारत से महरूम हो रहा है और वो आई सर्जन के पास जा रहा है, तब उसको मालूम हुआ कि उसे शुगर है। तब उसे मालूम हुआ कि उसकी आंखों में जो चेंजेस आ रही हैं, जो पर्दे पे सोज आई है जिसकी वजह से बिनाई कम है, उसकी वजह शुगर है। और तब उसने पहली दफ़ा ज़िंदगी में अपना शुगर का टेस्ट करवाया और उससे पता चला कि उसको शुगर है। अब ये ऐन मुमकिन है कि उसको शुगर पिछले कई साल से हो और वो डायग्नोज, तशखीस ही ना करवाई हो, और अगर तशखीस करवाई भी है तो इलाज नहीं करवाया। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि लोगों में इसकी अवेयरनेस हो। जैसे ये डायबिटीज़ अवेयरनेस वीक चल रहा है, तो लोगों में अवेयरनेस हो कि अपनी शुगर के इलाज और तशखीस के लिए हमने रजू करना है, और इसके लिए हमें ज़रूरत है ताकि उसका तशखीस की जा सके। तो मैं आपकी तरफ आऊँगी। जैसा कि कहा जाता है कि कम खाएं, ज़्यादा चलें। अगर मैं डायबिटीज़ की बात करूं, शुगर की बात करूं, तो अगर आप अपनी डाइट में लापरवाही बरत रहे हैं तो आप इस बीमारी में मुब्तला तो हो ही जाते हैं, लेकिन आप इसको मजीद बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो शुगर का मरीज़ होता है उसको मेरे ख्याल में ज़्यादा क्रेविंग होती है चावल की, चीनी की,
तो बता दीजिए कि किस तरह की डाइट उसे लेनी चाहिए। ये तो मुझे लगता है नेचुरल है कि जब भी किसी इंसान को किसी चीज़ से मना करते हैं तो उसको उसकी तरफ जाने का उसका रुझान ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा पहले तो मैं यही कहूँगी डायबिटिक पेशेंट्स को कि उनको चाहिए कि वो अपने फ्रिक्वेंसी जो है मील्स की वो ज़्यादा कर दें। अमूमन ये देखा जाता है कि अभी पिछले दिनों मुझसे किसी ने डाइट प्लान मांगा, मैंने उनसे पूछा कि आपकी क्या रूटीन चल रही है ना, आप कैसे खाती हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं दिन में नाश्ता हैवी करती हूँ, यानी लस्सी भी पीती हूँ, चाय भी पीती हूँ, पराठा भी खाती हूँ, दोपहर में हम कुछ नहीं खाते हैं और फिर हम मगरिब की अजान के साथ खाना खाते हैं। तो अब आप देखें कि जब एक इंसान सुबह और शाम में खा रहा है तो इट मीन्स कि वो दोनों टाइम ज़्यादा खाना खा रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको फ्रिक्वेंसी ज़्यादा करनी चाहिए। आपको अर्ली मॉर्निंग पहले कुछ खाना चाहिए, फिर ब्रेकफास्ट करना चाहिए, फिर आपको मिड मॉर्निंग कुछ स्नैक्स लेने चाहिए, फिर लंच करें, फिर स्नैक टाइम करें और फिर डिनर करें। अगर आप इस तरह थोड़ी जी बिल्कुल फ्रिक्वेंसी बढ़ाएं और अपने पोर्शन साइजेस को आपने मद्देनजर रखना है, क्वांटिटी कम रखें। जी बिल्कुल क्वांटिटी कम रखें, क्योंकि जो शुगर है वो हर चीज़ में पाई जा रही है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ग्लूकोज फ्रुक्टोज के फॉर्म के अंदर, लैक्टोज की फॉर्म में आपके दूध दही दालों में। आप फ्रूट्स भी ले रहे हो तो उसमें शुगर है। बिल्कुल कोशिश करें कि फ्रूट चाट से परहेज करें, एट ए टाइम आप एक फ्रूट खाएं, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो ये इस तरह इसको आप ठीक है, डाइट का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे कि जो शुगर है उसके सिम्टम्स क्या हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, आपका तारुफ करवाए चलती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौरीन, जो कि हजामा स्पेशलिस्ट हैं और साथ ही साथ फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपकी तरफ में आऊँगी, जैसे कि डॉक्टर साहिब ने कहा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें शुगर होती है लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता, लेकिन जब उन्हें आई इश्यूज़ होते हैं तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तशखीस होती है कि वो डायबिटिक हैं, उन्हें शुगर है। आप बताएं कि क्योंकि आप हजामा स्पेशलिस्ट हैं, मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जो कि इस पर बिलीव रखते हैं और एक्नी जिसको प्रॉब्लम है उसका भी सोल्यूशन इसमें है। अगर कोई इंसान शुगर जैसे मरज में मुब्तला है तो वो आपके पास आ सकता है? बिल्कुल हमारे पास आ सकता है, क्योंकि इसमें जो आपकी जो ब्लड प्रेशर है या शुगर है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो इन चीज़ों को कॉज करते हैं। एट द एंड जो आपके जो एक इंसुलिन की जो एक कैपेसिटी होती है बॉडी में, ठीक है, वो कम हो जाती है या उसकी जो एक रेजिस्टेंस आ जाती है। जब हम हजामा करते हैं तो इससे ये होता है कि आपका जो ब्लड है वो एक जितने भी आपके फासिद मादा हैं जो मिलजुल के ये सारे प्रॉब्लम्स कॉज कर रहे होते हैं, उसको रिमूव करते हैं और सर्कुलेशन में बेहतरी आती है और इससे जो है आपकी इंसुलिन है बॉडी में, ब्लड से वो तमाम मादा आप रिमूव करते हैं हजामा के थ्रू। हम जो जितना भी टॉक्सिक जो एक है आपका वो उसको रिमूव करते हैं, जिससे जो आपका एक फासिद मादा जब निकल जाता है सर्कुलेशन बेहतर होती है और पेशेंट है उसके जो सिम्टम्स में कमी आती है कि उसमें जो नमनस आ रही होती है कि मेरे हाथ पर बहुत ज़्यादा सुन्न हो रहे हैं, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है, वो सिम्टम्स में है वो काफ़ी बेहतरी आ जाती है। तो आप ये कहना चाह रही है अगर किसी को शुगर जैसी बीमारी है तो वो आपके पास आ सकता है? कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान वैसे ही आपके पास आया हो किसी और बीमारी को लेकर और आपने तशखीस की होगी आपको शुगर का प्रॉब्लम है? बहुत दफ़ा ऐसा होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? पेशेंट कहते हैं मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा कड़ाव, मेरे पट्टों में बहुत ज़्यादा दर्द है, कि मैं कोई ऐसी रूटीन भी नहीं होती लेकिन मेरा कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी में ना दर्द रहता है और मेरे हाथ पाँव बहुत ज़्यादा सुन्न होते हैं, मेरे हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा हीट फील होती है। तो ये एक प्रॉपर सिम्टम होता है कि ये जो है वो डायबिटिक है, क्योंकि इसमें वो न्यूरोपैथी का बहुत ज़्यादा इशू होता है, कंप्रेशन की तरफ पेशेंट जा रहा होता है। तो इसमें जो उनके हाथ पाँव का सुन्न होना बहुत कॉमन, तो उनको हम बताते हैं कि अभी ये वाला टेस्ट करवा लें, उसके बाद फिर देखते हैं। चलिए डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर हम आपसे भी सिम्टम्स जान लेते हैं कि अगर किसी भी इंसान को शुगर है, पहले तो कहा जाता है कि आपकी जीन्स में है, अगर आपकी अम्मी को या अब्बू को शुगर है तो चांसेस है कि आपको भी होगी। आप बता दीजिए कि सिम्टम्स क्या हैं, वजूहात क्या हैं शुगर होने की? शुगर की वजह दो वजूहात अमूमन है। शुगर मरूसी तौर पे भी हो सकती है और गैर मरूसी तौर पे भी। जो गैर मरूसी तौर पे शुगर है उसकी वजह बेसिकली जो डाइट हैबिट्स हैं और डेली लाइफ रूटीन है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो वो उसकी बड़ी वजह है। ठीक है, अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि आया शुगर के मरीज को करना क्या चाहिए अगर शुगर डायग्नोज हो गई है। ये बात बेसिकली जो शुगर के माहिर फिजिशियन डॉक्टर्स हैं, ये उनका फ़र्ज़ है कि अपने मरीज़ों को ये बताएं कि जब आपको शुगर डायग्नोज हो, जब शुगर की तशख़ीस हो, चाहे वो टाइप 1 है चाहे टाइप 2 है, कि वो एक दफ़ा फ़ौरन अपनी आँख के पर्दे का और आँख का मुआयना माहिर इमराज़ चश्म से ज़रूर करवाएं। और इसमें कानूनन ये है कि अगर किसी को 100% चांसेस होते हैं कि शुगर आपकी आंखों को इफेक्ट करेगी? जी, उसमें उसी की तरफ मैं आ रहा हूँ कि अगर डायबिटीज़ टाइप 1 है तो आपने 5 साल के अंदर एक मुआयना ज़रूर करवाना है, और अगर डायबिटीज़ टाइप 2 है तो जिस दिन शुगर तशख़ीस होती है
उस दिन आपने अपनी आंखों का मुआयना ज़रूर करवाना है। अब आया सवाल, ये सारी बातें उस सिचुएशन में हम कर रहे हैं जब मरीज अपने जिस्म की शुगर को कंट्रोल करना चाहता है। और आप सोच सकते हैं कि हमारे मुल्क में शुगर के कंट्रोल लेवल का जिनमें तशखीस हो चुकी है उनका क्या लेवल है, तो आपका ख्याल है कि इससे बदतरीन शुगर कंट्रोल नहीं हो सकता। अच्छा, पीपल डोंट केयर, लोगों को इतना ही नहीं। मैं आपको एक सिंपल सी मिथ बताता हूँ। पेशेंट आके कहता है कि जी शुगर आपकी कंट्रोल नहीं है, मरीज को कहें कि आप दवाई इस्तेमाल करते हैं, मरीज कहता है मैं दवाई इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं कहता हूँ शुगर तो कंट्रोल नहीं है, तो वो कहता है डॉक्टर साहब दवाई तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, टाइम पर लेता हूँ। इसका ये दवाई लेने का मकसद क्या है, उसको मकसद नहीं किसी ने समझाया। दवाई लेने का मकसद ये नहीं है कि तुमने दवाई ले ली है, चाहे शुगर के लेवल आपके 300 नाश्ते के बाद आए, चाहे 400 आए, चाहे 500 आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इलाज कर रहे हो। अच्छा। तो आप मेरे लिए एक दवाई ले रहे हो, लेकिन उस इलाज से आपकी शुगर अगर कंट्रोल नहीं होती तो उस इलाज का कोई फायदा नहीं हो रहा। ये उसी तरह ही है, जब कोई इंसान बुखार में मुब्तला हो तो उसको आप पैनाडॉल या कोई भी दवाई लें तो उसका बुखार उतरेगा। अगर बुखार नहीं उतरता तो वो दवाई लेने का यूजुअली फायदा नहीं हो रहा। अच्छा। इसका मतलब है कि या दवाई तब्दील करने की ज़रूरत है, या दवाई की डोज तब्दील करने की ज़रूरत है, या मरीज की जो डाइटरी हैबिट्स हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत है, या मरीज को साथ एक्सरसाइज की ज़रूरत है। तो ये जब चारों चीज़ें मिलेंगी तो शुगर का लेवल नॉर्मल के पास आएगा। मेरे लिए ये मतलब नहीं है कि आपने दवाई ले ली है और अब मैं उसके बाद आप जो आजाद हो मर्जी गया, खाएं, मैं आजाद जो हो मर्जी गया, करें। मेरी जितनी मर्जी शुगर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तासर बिल्कुल गलत है। ओके। अब एक तो बात ये होगी, ये हम बात कर रहे हैं आइडियल माहौल में। जब हमारे मुल्क में शुगर का कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है तो मरीजों को यूजुअली जिस दिन डायग्नोज हो शुगर उसी दिन ही मुआयना माहिर इमराज चशम और जो पर्दे बसारत का माहिर डॉक्टर है। आई में कई स्पेशलिटीज़ हैं आंखों के सर्जन्स में, जिनमें एक रेटिनल स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ये जो शुगर की वजह से आंखों में सबसे पहले बीमारी आती है वो आंख के पर्दे में आती है। अब आते हैं हम आपके दूसरे सवाल की तरफ, आया सबको ये होना है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन ये क्यों होना है? जिस इंसान को शुगर हुई और उसने पूरी जिंदगी अपनी शुगर को नॉर्मल लेवल्स में रखा तो उसको भी 30 साल के बाद अर्ली चेंजेस, जो इब्तदाई तब्दीलियां पर्दे में वो आना शुरू होंगी। लेकिन इब्तदाई तब्दीलियां आना शुरू होंगी अगर वो बाकायदगी से मुआयना करवा रहा है और 30 साल उसने शुगर कंट्रोल रखी है तो उससे अमूमन बेनाई कम नहीं होती। जब मुआयना वो बाकायदगी से करवा रहा है तो उसका इलाज भी बाकायदगी से होगा। ये 2 लेवल ट्रीटमेंट है। मरीज ने अपने जिस्म की शुगर को कंट्रोल रखना है और ट्रीटमेंट की फ्रीक्वेंसी और मुआयने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाना है। अच्छा। ठीक है, शुगर कंट्रोल रहेगी, आंख में आने वाली पर्दे में तब्दीलियां वो कम रहेंगी। अच्छा। और वो मुआयना बाकायदगी से करवाता रहेगा तो वो जब कोई तब्दीली आएगी उसका उस वक्त इलाज हो सकेगा। जो दूसरी बात समझने की है, अगर वो शुगर को कंट्रोल नहीं रखता, शुगर ज्यादा रहती है लेकिन वो आंखों में आने वाली तब्दीलियों का इलाज साथ करवा रहा है, तो इन तब्दीलियों का इलाज करवाने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा तब तक जब तक जिस्म की शुगर कंट्रोल नहीं होती। क्योंकि मेन वजह तो जिस्म की शुगर कंट्रोल करना है। अगर जिस्म की शुगर कंट्रोल नहीं है वजह से आपकी आंखें मुतासिर हो रही तो हैं, हाँ उसी वजह से इसलिए शुगर को कंट्रोल करना है। शुगर को कंट्रोल करना है और साथ इलाज भी करवाना है। अगर वो शुगर को कंट्रोल नहीं कर रहा, इलाज करवा रहा है, तो उसका भी बेनाई लॉस होता जाएगा, बेनाई जाया होती जाएगी। अगर वो शुगर कंट्रोल करके बाकायदगी से मुआयना और इलाज करवाता है तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन ऑप्शन है। तूबा मैं आपकी तरफ आऊंगी। जैसे कि कहा जाता है कि चीनी एक सफेद जहर है, सबको लगता है अगर आप चीनी खा रहे हैं तो तभी आप शुगर में मुब्तला हो सकते हैं। तो क्या चीनी ही एक फैक्टर है किसी भी इंसान को शुगर होने में? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जिस तरह अभी डॉक्टर ने कहा है, जिससे हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और हमारी ईटिंग हैबिट्स इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं कि अभी हम अपने उसको रिवर्स करने की कोशिश भी करें तो लोग उसको कंटिन्यू कर ही नहीं सकते हैं। वो एक दिन अच्छा खा लेंगे, फिर पूरा हफ्ता जो है ना वो अपनी रूटीन भी ख़राब करके कहेंगे कि अच्छा अब हम कल से स्टार्ट करते हैं। तो सिर्फ शुगर एक ऐसा फैक्टर नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर चीज़ के अंदर नेचुरली शुगर पाई जाती है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ के अंदर दी है। ये जो हम शुगर एक्स्ट्रा डालते हैं, प्रोसेसिंग के दौरान डालते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान
इंसान या कंज्यूमर्स बाद में डालते हैं वो फ्री शुगर होती है। तो सबसे पहले डायबिटिक पेशेंट्स को तो चाहिए कि अपनी फ्री शुगर की जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल ख़त्म कर दें, फ्रूट जूसेस वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, और जो आपकी नेचुरली शुगर पाई जाती है उसको आपने फिर उसके पोर्शंस के अंदर आपने जाना है, यानी आपने ऐसे। और हाँ, एक इसका नेचुरल जो आपका आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं शुगर के लिए, स्टीविया, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक नेचुरल हर्ब है, लो कैलोरी है और उसके अंदर वो उसकी मिठास भी शुगर से ज़्यादा होती है। तो चलें, अच्छा इंसान के पास एक अच्छी ऑप्शन है, वो ये अच्छा एक सब्स्टिट्यूट है कि वो स्टीविया यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर आप स्टीविया यूज़ कर रहे हैं, शुगर ना इस्तेमाल करने की वजह से जो सफ़ेद चीनी है उसको छोड़ रहे हैं, तो स्टीविया के अंदर भी ये कंडीशन है कि वो आपका ब्लड शुगर लेवल प्रेशर जो है वो लो करती है। तो ऑलरेडी जो लोग अपने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दे रहे हैं वो ना स्टीविया का इस्तेमाल करें, उनके लिए बेहतर है कि वो किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें या किसी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें, ताकि उनकी, क्योंकि हर एक इंसान के लिए ये नहीं है कि अगर दो बंदे शुगर के बैठे हैं तो उनको दोनों को सेम ही डाइट प्लान चाहिए या हर चीज़ उन दोनों की सेम होगी, हर एक का डिफरेंट होता है बॉडी का। तो अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कि कोई भी एक चीज़ टोटका इस्तेमाल कर रहा होता है तो वो हर बंदा इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, ना कि वो ये नहीं देखता कि किसी को फूड एलर्जी है या नहीं है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुगर ही एक ऐसा फैक्टर है कि जिससे आपकी जो डायबिटीज़ है वो होती है। आपका लाइफस्टाइल आपको चेंज करना चाहिए, आपको चाहिए कि अपनी डाइट के अंदर फाइबर ऐड करें, वो एक बहुत अच्छी अगर चीज़ है। तुबा अगर किसी की अम्मी को या किसी के अब्बू को शुगर है जी, लेकिन अभी तक उस इंसान में शुगर डायग्नोस नहीं हुई या तशखीस नहीं हो सकी, उसका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए अपने आप को बचाने के लिए? अच्छा, क्योंकि चांसेस तो होते हैं। जी बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अभी आप देखें पाकिस्तान के अंदर जो है 1,90,00,000 लोग जो हैं डॉक्यूमेंटेड है कि इनको शुगर हो चुकी है। अभी बहुत से लोग प्री डायबिटिक हैं और जिस तरह आपने कहा कि किसी की फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, तो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है कि अच्छा ठीक है अब इनको भी हो सकती है। तो फिर वही बात है कि आप लोग जो फ्री शुगर है उसका इस्तेमाल ना करें। अपनी लाइफस्टाइल के अंदर 30 मिनट्स जो हैं 5 डेज़ अ वीक एक्सरसाइज या कोई फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़रूर करनी चाहिए हर बंदे को। और उसके अलावा आप नेचुरल सोर्सेज से इस्तेमाल करें शुगर, यानी ये जितनी केक्स पेस्ट्रीज वगैरह हैं ये आप छोड़ दें। नहीं छोड़े नहीं, देखिए अच्छा। कोई भी चीज़ नहीं हम छोड़ सकते हैं। मैं कहूँगी कि इसकी फ्रिक्वेंसी कम छोड़ भी कर सकते दें। हैं। नहीं, आप छोड़ते हैं ना वो फिर आप वापस आ जाते हैं। छोड़ना जरूरी नहीं है। देखिए मैंने आपको अगेन वही कहा था, Quantity कम कर जी, लें आप। बिल्कुल। अगर आप कोई चीज़ छोड़ते हैं ना तो एट सम पॉइंट आपको लगता है ये तो मैंने इतने अर्से से नहीं खाई, अब तो मैं इसको जो है ना अच्छा, जो चीज़ आप छोड़ते हैं उसकी क्रेविंग आपको ज्यादा होती बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से आपने छोड़ना है। जिस कुछ चीज़ से नहीं है। मना किया जाए ना आपको क्रेविंग ज्यादा होती है। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है तो फिर अवॉइड करें कि आप बहुत ज़्यादा फ्री शुगर ना लें, बहुत ज़्यादा फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल ना करें, बेहतर आप फ्रूट चाट इस्तेमाल भी ना करें, फ्रूट एज अ होल इस्तेमाल करें, मिल्क शेक्स का इस्तेमाल ना करें, दूध आप अलहदा पिएं क्योंकि दूध के अंदर भी शुगर है और मिल्क आपका जो फ्रूट है उसमें भी शुगर है। तो इस तरह हम जितनी भी प्रोसेस चीज़ें हैं उनको थोड़ा अवॉइड करें, फ्रीक्वेंसी कम कर दें, तो एक अच्छी वे है कि आप इसको अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जैसा कि आपने पहले कहा कि हजामा में डायबिटीज का इलाज है, तो क्या सिर्फ एक सिटिंग में इलाज हो जाता है या फिर आपको बार बार बुलाना पड़ता है? 2-3 सिटिंग्स होती हैं। पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अपनी जो शुगर को कितना कंट्रोल किए हुए है, ठीक है। उसमें डाइट का भी है, मेडिसिन का भी रोल है, एक्सरसाइज का भी रोल है और हिजामा का भी रोल है। ये जब कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज देते हैं तब जाके उसकी जो शुगर वो कंट्रोल में आती है। ये खत्म बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन कंट्रोल आ जाती है। जैसे हम हिजामा को पेशेंट का बताते हैं कि आपने ये इस तरह के तरीके से हिजामा करवाना और इतनी देर बाद करवाना है, वो उसके शुगर पे डिपेंड करता है कि वो किस लेवल तक उसको कंट्रोल कर सकता है। हमने तो हिजामा कर दिया, वो उसके सिम्टम्स में कमी आ जाती है, कि उसकी बॉडी पेन्स में कमी आती है, उसकी जो एक नमनेस होती है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, उसमें कमी आ जाती है। बाकी उसको हम बताते हैं कि आप जो है वो 2 महीने बाद करवा ले, 3 महीने बाद करवा ले, क्योंकि इसका फायदा सुन्नत भी है, तो इसमें एक से ज्यादा बीमारियों अच्छा, का एक इलाज है। सिटिंग के बाद शुगर कंट्रोल हो जाती है, उसके बाद अगर दोबारा से चांसेस होते हैं बढ़ने की तो वो आपके पास आ सकते हैं? बिल्कुल आप आ ये कहना सकते चाह रही हैं। हैं? अच्छा, हाँ जी, पेशेंट हमारे पास बिल्कुल आ सकता है, इसका कोई ऐसे इस तरह का नुकसान नहीं तो होता। आप लोग डाइट बताते हैं उन्हें कि आपने किस तरह की डाइट लेनी है, तो आप जी। क्या बताती हैं? उनका हम डाइट यही बताते हैं कि जो आप स्पेशल, तो हम उनको यही बताते हैं कि आप न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि वो आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं जो हम नहीं बता सकते। लेकिन उसको हम जो ऊपर की चीज़ें वो बता देते हैं कि आपने जो है वो ज़्यादा आपने मतलब खाना इस तरीके से नहीं है कि अपनी डाइट को बिल्कुल एक लेवल पे रखना है जो अपने डॉक्टर ने आपको, बल्कि जो पेशेंट हमारे पास आता है वो एक उसको ऑलरेडी चार्ट होता है उनके पास मौजूद होता है कि मैं इस जो है वो अच्छा। शुगर के डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने हमें ये चीज़ें बताई थी। तो उनको यही कहते हैं कि आपने मतलब एक्सरसाइज का जो है वो आपने रेगुलरली करना, ताकि आपकी सर्कुलेशन बेहतर है और आपकी जो बॉडी के अंदर एग्जिस्टेंस आ रही है, ठीक है, जो इंसुलिन नहीं बनने दे रही, वो एक नॉर्मल लेवल पर है और जो आपकी फैट बॉडी में ज़्यादा एक्यूमुलेट ना हो, जिसकी वजह से है जो आपका शुगर का प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जब आप एक सिटिंग करती हैं उनके साथ, पूरा प्रोसेस होता है, तो उसके बाद क्या इंसुलिन बनना शुरू हो जाती है? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं आपको इस तरीके से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि जब देखें
फास्द मादा होता है जो बॉडी में मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जस्ट आपकी इंसुलिन किस वजह से नहीं बन रही, सिर्फ हाँ। एक रीजन नहीं होती। अगर आपका शुमार कोलेस्ट्रॉल होती है। लेवल ज्यादा है, ठीक है, आपका बीपी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है, तो ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। लेकिन हिजामा क्या है, इन मल्टीपल फैक्टर्स को रोकता है, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे काम नहीं करता। ठीक है, जो हिजामा है जो क्योंकि उसने आपका कोलेस्ट्रॉल अच्छा, लेवल फैक्टर्स को रोकता है जो किसी भी इंसान को शुगर के मरज में मुब्तला कर सकते हैं। बिल्कुल। ओके, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है, आपके बीपी को भी कम करता है, और भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं उनके, आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, ठीक है, इसकी वजह से भी बहुत से जो होते हैं कि आपके जो पेशेंट है वो शुगर में मुब्तला हो जाते हैं। अच्छा। तो हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है, तो उसकी वजह से भी है हम हिजामा करते हैं तो इन मल्टीपल फैक्टर्स में कमी आती है, तो जो शुगर में ऑटोमेटिकली जो लेवल है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। ओके डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जैसा कि आपने कहा कि अगर आंखों की बसारत कम होने लगे तो आप शुगर के मरज़ में मुब्तला हो सकते हैं, लेकिन बहुत सी हामिला ख़वातीन होती हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान इस मरज़ में मुब्तला हो जाती हैं, वो क्या प्रोसेस है, वो क्या चीज़ है? जो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होती है उसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। वो उसका वजह जो जिस्म में बाकी हार्मोन्स की तब्दीली के साथ साथ इन हार्मोन्स में भी तब्दीली आती है। चांसेस ज़्यादा होते हैं? चांसेस होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है जिनमें ये सब कुछ हो। वो भी उमूमन उन खवातीन में होती है जिनमें हार्मोनल बैलेंस पहले भी इम्बैलेंस हो और उनका वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा हो। और जो हमारे मुल्क में एक रवाज है या एक कल्चर है कि जो प्रेग्नेंट खातून है उसको बस आराम करना है, अगर इस कल्चर को, इस मिथ को थोड़ा सा तोड़े तो बहुत सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। और जो समझने की बात यह है कि प्रेग्नेंट खातून को आम इंसान जितना ही काम करना चाहिए टिल द लास्ट डेज ऑफ हर प्रेगनेंसी। अगर वो इस तरह करती हैं तो उनके बच्चे की सेहत, माँ की सेहत और बाकी जो मसाइल हैं वो बहुत कम होंगे। तो रादर देन बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट, मैं आपको फिर आई की तरफ एक बात बताऊं। जो डॉक्टर साहबा ने बात बताई ना कि ये टिपिकली शुगर का इलाज नहीं करती, तो ऑब्वियसली शी इज एब्सोल्युटली राइट। ये बेसिकली उन सारे फैक्टर्स का इलाज करती हैं जिनकी वजह से एक मरीज शुगर में मुब्तला है, लेकिन वो सारे फैक्टर उस शुगर के जिस्म पर आने वाले असरात को और बढ़ाते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक इंसान को सिर्फ शुगर है तो वो एक बीमारी है, जब उसके साथ ब्लड प्रेशर होगा तो वो शुगर के असरात को भी ज्यादा मुजर करेगा। अगर उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो वो शुगर के जिस्म पे होने वाले, गुर्दों पे, आंख पे, दिल पे होने वाले असरात को और ज्यादा बढ़ाएगा। तो ऑब्वियसली दे आर डूइंग देयर पार्ट कि वो शुगर के साथ जो एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं जो इस बीमारी को एग्रीवेट कर सकते हैं, इस बीमारी के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो उनको बढ़ा सकते हैं, वो उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, जिसकी वजह से उनका शुगर का मरीज रिलेटिवली बेहतर महसूस करता है। ओके। अब एक बात मैंने कहनी है वो ये है कि अगर किसी को शुगर डायग्नोज होती है तो ये उस फिजिशियन माहिर ज़ियाबतीस का फ़र्ज़ है कि वो उसको दो बातें नहीं कि आपने ज़िंदगी में देखें, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, आई लाइक स्वीट्स, मैं चॉकलेट पसंद करता हूँ या मैंने खाने के बाद मीठा खाना है, ये मेरी एक हैबिट है जो पिछले 30 साल से है। मैं डॉक्टर के पास आया, मैं डॉक्टर साहब को कहता हूँ, डॉक्टर साहब कहते हैं मुझे शुगर हो गई है। अच्छा, ठीक है, डॉक्टर साहब कहते हैं जी आपने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। आपने उसकी सारी लिस्ट काट दी, तो वो क्या करेगा? वो कभी भी उसको फॉलो नहीं करेगा, वो उस डॉक्टर के पास भी नहीं जाएगा, वो इवन उसका इलाज भी नहीं करेगा और वो डाइटरी हैबिट तो छोड़ेगा नहीं। तो डॉक्टर साहब का फ़र्ज़ है कि उस मरीज़ को जिस दिन तशख़ीस हो उसको एक काउंसलर के पास भेजें, जो कि हमारे मुल्क में नहीं है, डायबिटिक काउंसलर, जो उसको इस मर्ज़ के बारे में बताए और इस मर्ज़ की आगे प्रोग्रेशन के बारे में बताए, आगाही दे। फिर उनका फ़र्ज़ है कि उनको डाइटिशियन के पास बढ़ाए, जो जाके फ़ौरन फुल स्टॉप नहीं लगा देंगी, जो अगले 6 महीनों में उसकी हैबिट्स को चेंज करेंगी और उसके आगे जाएंगी। फिर उसी डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि उस डॉक्टर को एक फिजियोथेरेपिस्ट या एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट के पास भेजें, क्योंकि डायबिटीज कभी भी अच्छी कंट्रोल नहीं होगी जब तक आप एक्सरसाइज साथ नहीं करेंगे। वर्जिश करना बहुत जरूरी है, अपनी डाइट को बेहतर करना बहुत जरूरी है। ब्रेक का वक्त हो गया सर, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद इसी पर ही बात करेंगे, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं कि किस तरह की ग़िज़ा लेकर हम खुद को डायबिटीज से बचा सकते हैं। डायबिटीज का इलाज नहीं है लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तूबा हमारे साथ मौजूद है। तूबा, जैसा कि हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि हम हमेशा से ना अनहेल्दी वे की तरफ ही जाते हैं कि अगर बाहर भी जाना है तो ऐसी चीज़ खानी है जो कि अनहेल्दी है और अनहेल्दी चीज़ें हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। आप हमारे नाजरीन को बता दीजिए कि अगर कोई भी शख्स
शुगर के मरज़ पे मुब्तला है तो उसको सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या खाना चाहिए? अच्छा, चलें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो आपने ब्रेकफास्ट करना है उसके अंदर ज़रूरी है कि आप होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें। आपने वाइट चीज़ों को नहीं ज़्यादा कंज्यूम करना, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वाइट चीज़ें मतलब जब भी आप कोई एक सफ़ेद आटे की रोटी खाते हैं या ब्रेड खाते हैं तो वो जाते साथ बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाती है। एज़ कम्पेयर टू जब हम होल ग्रेन्स लेते हैं तो वो बॉडी में जाके स्लो रिलीज़ होता है, तो आपको एकदम से खाने के कुछ अर्से बाद आपको तसल्ली रहती है कि ठीक है अभी आप फुल हैं, आपने कुछ खाया है। तो ये होगा कि सबसे पहले आप नाश्ते के अंदर मल्टीग्रेन ब्रेड एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। अदरवाइज़ अगर जो लोग पराठे खा रहे हैं उनको चाहिए कि एक तो वो साइज़ कम कर दें, अपने पराठे का क्वार्टर प्लेट जितना करें, और उसको आप जो गंदम का आटा है वो इस्तेमाल करें, और साथ में आप वेजिटेबल ऑमलेट इस्तेमाल करें। अब जब ऑमलेट का है तो मैं ये ज़रूर कहूँ कि ये प्लीज़ ऑयल का भी इस्तेमाल जो है वो बहुत ध्यान से करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने ऑमलेट को तलना ही है, बस अपने अगर हम जैतून का तेल इस्तेमाल करें? जी, जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको चाहिए कि वेजिटेबल ऑयल्स की तरफ जाएं। अच्छा। क्योंकि वो वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर आपके पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हैं। तो सिर्फ डायबिटीज़ जो है तो फिर इन लोगों को ज़्यादा होता है कि ये ब्लड प्रेशर के इनको भी हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप ऐसा ऑयल इस्तेमाल करें जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बेहतर और आपकी पूरी बॉडी के लिए अच्छा बेहतर हो। तो फिर आप बिल्कुल अपने 1 टीस्पून ऑयल ले लें, अपने पैन को ग्रीस करें, उसमें वेजिटेबल ऑमलेट लें और मतलब ये खाएं आप। उसके बाद आप बिल्कुल आपने साथ में चाय नहीं पीनी, क्योंकि अभी आपने कार्बोहाइड्रेट्स थे, रोटी या आपने जो भी ब्रेड खाई है उसके अंदर आप थोड़ा वक्फा दें, कम से कम आधे घंटे का वक्फा दें और फिर चाय पिएं, लेकिन बहुत दूध पत्ती नहीं अगेन पीनी। डायबिटिक पेशेंट्स ने उनको चाहिए कि पानी, अगर आप नाश्ता कर रहे हैं तो आपने उसके साथ चाय नहीं पीनी? नहीं, बिल्कुल थोड़ा वक्फा दें और उसके बाद फिर आपने दूध पत्ती नहीं पीनी है, उसके अंदर जो है आपने पानी ज़्यादा थोड़ा डाल के, दूध थोड़ा कम डाल के फिर चाय इस्तेमाल करनी है। उसके बाद ये है कि आप सुबह 10 से 11 बजे के करीब जो है मिड मॉर्निंग स्नैक लें। आप एक मीडियम साइज़ का फ्रूट ले सकते हैं, ठीक है, आप एप्पल लें और आप छिलके के साथ इस्तेमाल करें क्योंकि फाइबर ज़्यादा होते हैं, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। और इसके साथ आप हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं, क्योंकि अच्छा। हम लोग कहते हैं देसी घी खाएं। देसी घी ठीक है, लेकिन एक लिमिट में खाना चाहिए। अगर आपने फैट्स लेने हैं तो आप नट्स से ले सकते हैं। तो फैट्स जो हैं वो हम नट्स जो हैं वो हम फैट्स में ही कंसीडर करते हैं, तो हैंडफुल ऑफ नट्स जो हैं वो लें। उसके बाद आप दोपहर के खाने के अंदर आप ये कर सकते हैं कि सैलड का इस्तेमाल लाजमी करें। फिर अगेन आपने रोटी लेनी है और साथ में आप थोड़ा सा सालन लें। अगर कोई दाल है तो 5 से 6 चम्मच दाल लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। तो अगर आपके पास कोई बोटी है या चिकन का सालन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 2 बिल्कुल आपने अपने हथेली के हाथ जितना जो है ना, आपके इसी हाथ में 2 बोटियाँ फिट हों, आपने इतना लेना है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप मटन या बीफ लेना चाह रहे हो? जी बिल्कुल वो भी ले सकते हैं, लेकिन आपने फिर अगेन 1-2 बोटी से ज़्यादा नहीं लेना है। और एक और चीज़ भी है कि आप इसके अंदर तुकमा लंगा आजकल लोग खा रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, उसमें फाइबर का एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर इन बिटवीन मील्स आपको भूख लगती है तो आप पानी के अंदर, सादे पानी के अंदर, किसी जूस में नहीं, आप तो तुकमा लंगा, जी बिल्कुल, उसको बेसल सीड्स कहते हैं, वो आप डाल। लेकिन जो लोग हर वक्त ही पीते हैं उनको भी बता दीजिए कि इतना भी नहीं पीना। नहीं बिल्कुल भी नहीं, हर चीज़ की एक लिमिट है। देखिए कोई भी चीज़ बिल्कुल लिमिट होती है। इसी तरह आपने रात के खाने के स्नैक्स के टाइम में आप ये कर सकते हैं कि 2 मीडियम साइज़ के शामी कबाब खा सकते हैं और रात में फिर आपने अगेन सैलड का इस्तेमाल लाजमी करना है और आपने अपनी क्वांटिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रोटी का साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं करना। चावल हैं तो वो 6 से 7 चम्मच आपने खाने हैं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स चावलों को बहुत ज़्यादा अवॉइड करें, क्योंकि हमारे यहाँ घरों में ब्राउन चावल नहीं लोग इस्तेमाल करते, वाइट ही पकते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि चावलों को आप टोटली मतलब बहुत उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर चावल अवॉइड करके रोटी खाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर अगेन फिर 30 मिनट्स के लिए, 30 to 40 मिनट्स के लिए फिजिकल एक्टिविटी, बेशक वॉक कर लें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात का खाना 8 बजे से पहले या पूरे 8 बजे? नहीं, 8 बजे से पहले या नहीं, 8 बजे के बाद आप बेहतर है ना खाएं। समटाइम्स ऐसा होता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को ना सुबह उठते साथ उनकी शुगर लो होती है, तो अगर तो उनको एकदम हाइपोग्लाइसेमिया में चले जाते हैं वो सुबह उठते साथ, तो उनको चाहिए कि रात को सोने से पहले ना दूध पी लें 1 गिलास। तो उससे यह है कि जब वो सुबह उठेंगे तो एकदम वो लो शुगर में नहीं रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊंगी कि मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो हजामा करवाने के बाद जब आते हैं तो बहुत थके थके रहते हैं। हजामा करवाने के बाद उसमें ये होता है कि एक तो ड्यूरिंग हजामा उनका जो बीपी है वो सम टाइम लो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उनका ब्लड निकलता है, जिसकी वजह से उनका एक फोबिया भी होता है। अच्छा हमारा हजामा हो रहा है, एक तरह की मिनी सर्जरी होती है, देखने में वो एक इतना पेनफुल नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी वो पेशेंट उसमें एक फोबिया होता है, डर खौफ होता है कि अच्छा मेरा खून निकला है। तो लेकिन जब हो जाता है, पूरे प्रोसेस से गुजर जाता है, उसके बाद वो ईजी हो जाता है, मेंटली वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। लेकिन उसके बाद उसको ये क्यों होती है, उसको हम यही कहते हैं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और 1-2 दिन का रेस्ट करें।
तो लेकिन नॉर्मली पेशेंट कंप्लेन नहीं करते हमें कि हमें ज़्यादा फटीग हो रही है या इस तरह की कोई थकन हो रही है, लेकिन जिनका कोई प्रॉब्लम होता है बीपी का या और मल्टीपल रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो वो फिर उनका वो कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। डॉक्टर साहब, मैंने अपने घर में देखा है, जो मेरी नानी माँ थी वो शुगर के मरज़ में मुब्तला थी और एक छोटा सा ज़ख़म हुआ था उनके पाँव पे, और वो ज़ख़म इतना जहरीला हो गया कि उनका पाँव काटना पड़ा और फिर उनकी वफ़ात हो गई। तो प्लीज़ नाज़रीन को समझा दीजिए कि फुट हाइजीन कितनी ज़रूरी है, कि अगर आपको जिस्म के किसी भी हिस्से में ज़ख़म है तो आपने किस तरह से केयर करनी है। अच्छा, जो डायबिटीज़ में फुट हाइजीन आम रूटीन की लाइफ के लोगों से ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि शुगर में कोई भी ज़ख़म जो शुगर का मरीज़ है, अगर उसकी शुगर पूरी तरह कंट्रोल भी है तो तब भी ज़ख़म भरने का जो तनासब है वो कम होता है। इसलिए जिसकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो इसका मतलब है उसका ज़ख़म भरने का दौरानिया बढ़ जाएगा और ज़ख़म के ख़राब होने का तनासब ज़्यादा होगा। तो इसलिए जिन लोगों में डायबिटीज़ है वो अपनी फुट हाइजीन का ख़ास ख्याल रखें। वो किस तरह ख्याल रखना है? वो ऐसे जूते ना पहने जिनसे पाँव पे खराश आ सके। वो अपने पाँव को धोने के बाद पूरा खुश्क करके जूता पहने। वो कोशिश करें कि उनके पाँव बंद जूतों में कम से कम रहें। अगर बंद जूतों में भी होना है तो सॉक्स उनके ऊपर हों, और कम से कम वक्त में वो अपने आप को बंद जूतों में अपने पाँव को रखें। और जब वो कहीं ज़्यादा अरसा बैठ जाएं या ज़्यादा अरसा चल लें तो अपने पाँव को अपने दिल के लेवल में थोड़ा सा ऊपर किसी स्टूल या चेयर पे रख के बैठना है। क्यों होता है ये सारा कुछ? इसलिए कि खून की सप्लाई और रवानी कम हो जाती है और उसमें न्यूरोपैथी भी होती है। अभी न्यूरोपैथी जो असाबी निज़ाम की कमज़ोरी है जो शुगर में हो जाती है तो वो भी होती है। तो इससे खून की सप्लाई रिलेटिवली बेहतर होती है, जिससे पाँव में बनने वाले ज़ख़म या पाँव में होने वाली तकलीफ़ रफ़ा हो सकती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट आपको जो बात समझने की है वो ये है कि जब ये नौइयत आ गई कि आपके पाँव के ज़ख़म नहीं भर रहे तो सबसे ज़रूरी जो सोचने वाली चीज़ है ना वो ये है कि आपकी इसका मतलब शुगर कंट्रोल नहीं या कभी थी ही नहीं, ये आपने अभी कंट्रोल की है कुछ दिनों में। तो शुगर का कंट्रोल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शुगर कंट्रोल होगी, पाँव में बनने वाले ज़ख़म भी सही भरेंगे। शुगर कंट्रोल होगी तो आँख के पर्दे पे आने वाली तब्दीलियाँ जिसकी वजह से बेनाई मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो सकती है वो भी नहीं होगी, जिसकी वजह से आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं जिसे आम ज़ुबान में कहते हैं, उनसे भी बच सकेंगे। आप हार्ट अटैक और बाकी सारी दिल की बीमारियों से बच सकेंगे। करना सिर्फ क्या है? एक शुगर के मुआलिज से मिलना है, एक अपनी डाइट को ठीक करना है, तीसरा एक एक्सरसाइज करनी है, चौथा जिस दिन शुगर हो एक दफ़ा पर्दा बसारत के माहिर रेटिनल फिजिशियन को अपनी आंखों का पर्दे का मुआयना करवाना है। अगर एक इंसान ये 4 काम करता है तो मैंने जैसे कहा 30 साल तक उसके जिस्म में कोई शुगर की वजह से होने वाली तब्दीली रूनुमा नहीं होगी, अगर शुगर उसकी बिल्कुल कंट्रोल है और बाकायदगी से अपने फिजिशियन में शुगर का स्पेशलिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, उसका स्पोर्ट्स एडवाइज़र और आई स्पेशलिस्ट शामिल है। इन सब के साथ राब्ते में रहता है तब, जबकि ओवर एसोसिएटेड कोई बीमारियां अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, वो बहुत ज़रूरी है। अब जैसे इन्होंने कहा कि न्यूट्रिशन में वो राइस 5 से 6 चम्मच खाए ना, वो 5 से 6 चम्मच नहीं खा सकेगा, आप उसको जो कुछ मर्जी कर ले। वो पिछले 30 साल से रोज 2 प्लेट चावल खाता है और वो है भी उस फैमिली से जो चावल और दाल के शौकीन है। तो आप उसे आज जितनी मर्जी डराएं कि उसकी आंखें भी ज़ाया हो जाएंगी, उनके गुर्दे भी ज़ाया हो जाएंगे, उनको हार्ट अटैक भी होगा। वो पता है बाहर निकल के क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि बेहतर है मैं खा के मर जाऊं, जो ये बता रही है तो मुझे भूखा मार रही है। ये अल्फाज नहीं होते आपके मरीजों, यही अल्फाज वो कहते हैं। डॉक्टर साहब जो आप बता रहे हैं जिंदगी उतनी वो बात भी ठीक कि डॉक्टर साहब जो आप बता रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं खाना, ये मैं नहीं खाऊंगा तो मैं फिर भी मारी जाना है, तो आप मुझे खा के मरने दें। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि जितनी जिंदगी है मैंने वो जीना है, चाहे मैं जो मर्जी कहूँ। ये नहीं, ये अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, इंसानियत के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। आप तो कुछ कहना चाहिए? यहाँ एक छोटी सी चीज ऐड करूंगी। अब आप देखें अक्सर जो भी बंदा सैलेड इस्तेमाल करता है ना, आसपास लोग चलते हुए कहते हैं ओए तुम बड़ा ख्याल रख रही हो अपना आजकल, मतलब डाइट कर रही हो। मतलब सोचे सैलेड एक ऐसी चीज है कि अगर कोई खा रहा है खीरा तो अगले को लग रहा है कि डाइट कर रही है। मतलब ये एक नेचुरल चीज है, ये खानी चाहिए। तो हमारे यहाँ सिर्फ जोर जो है वो रोटी चावलों पे, इसीलिए उन्होंने वही कहा ना कि 2-2 प्लेटें फिर आपने यही खानी है।
ये चीज़ अच्छा, ऐसे लोग होते हैं जो कि सैलेड खाते हैं, उनका अच्छा लाइफस्टाइल होता है, लेकिन रोटी खाना जरूरी है, रोटी नहीं, नहीं और- खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, पेट नहीं भरेगा, उन्हें लगेगा कि कुछ खाया ही नहीं। सब कुछ खाना जरूरी है, बिल्कुल। कोई चीज किसी के लिए बंद नहीं है। जो आम पब्लिक को मेरी तरफ से पैगाम है ना शुगर वाले के लिए ना दूसरे, कोई चीज आप पे पाबंदी नहीं है, किसी चीज की पाबंदी नहीं है, हर चीज एतदाल में खानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बेइतदाली हुई है तो उस दिन एक्सरसाइज भी ज्यादा करनी है, और एक्सरसाइज के बगैर एतदाल भी अच्छा नहीं है। आप एतदाल के साथ मीठा खाएं, चावल खाएं, अपनी निहारी खाएं, बिरयानी खाएं, लेकिन उसके साथ आपने एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज जो वो डिटॉक्सिफाई करती है, वो बेसिकली एक तरह न्यूट्रलाइज करती है। जो आज मैंने गुनाह किया है ना 2 चावल की प्लेट और दाल के साथ, और मैं साथ निहारी भी खाई है, साथ लस्सी का गिलास भी है, उस गुनाह का अजाला ये है कि मगरिब की नमाज के बाद नमाज पढ़े, और उसके बाद पहले मैं 45 मिनट वॉक करता था, ब्रिस्क वॉक, आज मैं 1.5 घंटा करूंगा। 1.5 घंटा करूंगा। तो उस गुनाह को मैं न्यूट्रलाइज Compensate करूंगा। करना है। तो ये बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं, ये आम लोगों के लिए भी जरूरी है। और हमारे साथ मसला ये है कि स्कूल में, एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को रोबोट बना दिया गया है। दे आर सिटिंग, दे आर रीडिंग, दे आर राइटिंग फ्रॉम मॉर्निंग 8 AM टू टिल नाइट 12। ठीक है ना, उनको ये बता ही नहीं गया कि एक काबिल इंसान बनना एक चीज है, एक अच्छा स्टूडेंट बनना दूसरी चीज है, लेकिन एक हेल्दी इंसान बनना ये सबसे जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके स्पोर्ट्स क्लब खत्म हो गए, आपके स्पोर्ट्स ग्राउंड खत्म हो गए, आपने बच्चों को इतना कंपेटिटिव कर दिया है कि दे डोंट हैव टाइम फॉर एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। सब घर में बैठ के फोन पे, लैपटॉप पे गेम्स खेलते हैं बच्चे। आपको और मीडिया खुद बाहर नहीं जाना चाहते। मीडिया में सबसे ज्यादा जो अवेयरनेस देनी चाहिए इन सब बीमारियों का, आप पूछ लें डॉक्टर साहब से, ये न्यूट्रिशन बैठी, सब बीमारियों का एक ही हल है, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स। और इसका कल्चर ही नहीं है ना। आप कहते हैं कि हमारे बच्चों को कम्पेटिटिव होना चाहिए, दे शुड बी आइंस्टाइन, आइंस्टाइन बना लें, लेकिन 40 साल की उम्र में उसे शुगर भी होगी, ब्लड प्रेशर भी होगा, और गुर्दे भी खराब हुए होंगे। आप ये कभी ये सोच सकते हैं कि 35, 40 साल के लोगों का वेट 100 kg है, एंड दे आर गेटिंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब दिल के, हार्ट के अटैक हो रहे हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी या बाकी जो हार्ट के हॉस्पिटल हैं या गुर्दों के हैं या शुगर के जो माहिर आई के डॉक्टर हैं, आप उनके क्लिनिक्स पे देखें तो सही, इतने लोग हैं जिनकी कोई हद नहीं है। और उसकी वजह ये नहीं है कि ये शुगर कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी है, शुगर से बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है, ओज भी है। इसकी वजह यह है कि ये ना कोई तकलीफ देती है, ना कोई परेशानी देती है, ना कोई दर्द देती है। और हमारी कौम का एक रवैया है कि जब तक दर्द ना हो उस बीमारी का इलाज नहीं करना। तो शुगर में तो कोई दर्द नहीं है, ये अंदर अंदर से इंसान को इस तरह खा जाती है कि जब पता चलता है तब कोलैप्स हो चुका हो सब कुछ। और एक बात, जो लोगों का ख्याल है ना कि मेरी आंखों में जो शुगर की वजह से तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं, वो मैं जब मर्जी डॉक्टर के पास जाऊंगा तो इलाज करवाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ये बिल्कुल गलत है। आपकी आंखों में जो शुगर की वजह से तब्दीलियां आई हैं, उनका इलाज आप करने से और शुगर को कंट्रोल करने के बावजूद उसकी बीनाई को वहां रोका जा सकता है। उसको बेहतर बनाना बहुत ही मुश्किल और पेचीदा अमल है, मुश्किल काम है। तूबा, टाइम बहुत कम है, बता दीजिए कि अगर कोई शुगर के मरज में मुब्तला है या नहीं भी है, एक हेल्दी इंसान है, उसकी लाइफ किस तरह से होनी चाहिए? लाइफस्टाइल के बारे में बताएं कि क्या करे वो पूरा दिन, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि शुगर के साथ साथ दीगर बीमारियां भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगेन फिर वही बात है कि एक तो आप सब लोगों ने अपने खाने पीने का बेहद ख्याल रखना है। आप लोग अपने एतदाल में खाएं, बहुत ज़्यादा और बहुत कम नहीं खाना है। अगर आप लोग अपना लाइफस्टाइल ठीक करना चाहते हैं तो अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी लाइफ के अंदर ऐड करें, और ये जितनी भी प्रोसेस्ड चीज़ें हैं इनको निकाल दें। अगर आपका नगेट्स खाने का दिल चाह रहा है तो आप वो खुद घर में बना सकते हैं, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है उसमें। बेहतर नहीं है, इससे बेहतर है कि आप प्रोसेस्ड ये ये काट दें। हाँ, बोले, आप गुफ्तगू का आगाज करें। क्योंकि अच्छा चलें, खैर डॉक्टर साहिबा की तरफ मैं जाती हूँ, टाइम बहुत कम है। डॉक्टर साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊंगी क्योंकि हजामा आप करती हैं, और आप, हाँ, तो आप प्लीज बता दीजिए, अवेयर कर दीजिए आवाम को कि आपके पास वो क्यों आए, और थोड़ी डिटेल बता दीजिए इस बारे में। वैसे तो हजामा में ऐसे लोग भी आते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, वो सिर्फ इसलिए आते हैं, एक तो सुन्नत में ठीक है, सुन्नत में जो हमारे नबी कहते हैं कि इसमें 1000 से
सारी बीमारियों का इलाज चलें। तो इससे ये होता ठीक है, कि ठीक है। जो रिस्क फैक्टर्स कॉज कर रहे थे तो प्रॉब्लम्स चाहे वो आपका बीपी हो हजामा शुगर में हो। इलाज है वो आपके पास आ सकती है, वो आपको आप के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो घर बैठे अवाम हमें देख रही थी उन्हें अंदाजा हुआ कि शुगर को क्यों एक कातिल कहा जाता है, एक ना खामोश कातिल कहा जाता है और किस तरह से उसका इलाज करना है। लेकिन लास्ट में यही कहूंगी कि एहतियात आपने करनी है, अपनी जिंदगी को तब्दील करना है, डाइट बेहतर करनी है और वर्जिश तो लाजमी करनी है। मुझे जन्नत जमशेद को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।